दिल्ली के पीरागढ़ी कैंप में रहने वाली मीनू एक बहुत ही गरीब परिवार में पली बड़ी थी। मीनू केवल 2 साल की थी, जिसके बाद से मीनू अपनी माँ संतोष के साथ एक रेड लाइट पर गुब्बारे बेचकर अपना घर चला रही थी। ऐसे ही एक दिन मीनू गुब्बारे फुलाते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, रोज रोज गुब्बारे फुला फुला कर मेरे गालों में दर्द हो गया है। वो जो छोटा सा गुब्बारे में हवा भरने वाला जो पंप आता है वो दिला दो। कभी कभी तो इतना दर्द होता है मुझसे कि खाना भी नहीं खाया जाता। और फिर हमारे घर में हर वक्त ताजी रोटी भी नहीं होती, सूखी रोटी चबाने में भी कितना जोर लगता है। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, इस गरीबी की वजह से तुझे इतना दुख झेलना पड़ा। बेटा, अगर तेरे पिताजी जिंदा होते तो आज ऐसे गुब्बारे बेच बेच कर हमें अपना गुजारा नहीं करना पड़ रहा होता। अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक है, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। आप अपना दिल मत दुखाओ माँ। इतना कहकर मीनू अपनी माँ के गले लग जाती है। बेचारी माँ बेटी जैसे तैसे करके जीवन बिता रही होती है। तपती धूप हो या कड़ाके की सर्दी, मीनू को हर हाल में रेड लाइट पर गुब्बारे बेचने जाना ही होता था। ऐसे ही एक दिन रेड लाइट पर मीनू हाथों में गुब्बारे लिए तपती धूप में खड़ी होती है। तभी उसके 2 गुब्बारे गर्मी की वजह से फूट जाते हैं और मीनू बोलती है, हे भगवान, ये क्या हुआ? अगर ऐसी तपती धूप में अगर मेरे सारे गुब्बारे फूट गए तो मैं बेचूंगी क्या? जल्दी से मुझे और गुब्बारे फुलाने होंगे। इतना कहकर मीनू जल्दी से गुब्बारे फुलाकर अपने बाकी गुब्बारे वाले डंडों पर बांध लेती है। तभी एक कार वाला मीनू को आवाज देते हुए बोलता है, ये लड़की इधर आ। जी साहब, कहिए। ये एक गुब्बारा कितने का है? साहब 10 रुपए का है। क्या 10 रुपए? अरे इतना महंगा। साहब, महंगाई भी तो हो रही है ना। ज्यादा जुबान मत चला, 5 रुपए के ना 2 गुब्बारे दे दे। साहब, ये तो बहुत कम है। कुछ कम नहीं है, चुपचाप से 2 देने हैं तो दे, वरना जाए से। सुबह से एक पैसा भी नहीं कमाया और खाली हाथ भी घर नहीं जा सकती। ठीक है साहब, ले लो। ठीक है, ये ले पैसे। मीनू मजबूरी में 5 रुपए के 2 गुब्बारे देती है। पूरा दिन बीत जाता है और सुबह से लेकर शाम तक मीनू की बस 30 रुपए की कमाई हुई थी। अपनी मुट्ठी में 10 रुपए के 3 सिक्के दबाए हुए मीनू फुटपाथ पर बैठ जाती है और आंखों में आंसू लिए खुद से बोलती है, भगवान, हम गरीब हैं, मेहनत से काम करके खा रहे हैं, तो क्या हमारी इज्जत नहीं है? इतनी महंगी गाड़ियों में घूमने वाले लोगों को हमें 1-1 रुपया देना भी महंगा लगता है। कहाँ ये लोग 4 पहिए वाली गाड़ी में घूमते हैं और हम गरीब सारा सारा दिन नंगे पांव तपती सड़क पर घूमते हैं। आखिर मुझ जैसी गरीब गुब्बारे वाले का क्या भविष्य होगा? इतना कहकर मीनू अपनी आंखों के आंसू साफ करती है और अपनी आज की कमाई लिए घर पहुंच जाती है और अपनी माँ को देते हुए कहती है, माँ, ये लो आज की कमाई। अरे वाह बेटा, बता क्या खाएगी, मैं वही बना दूंगी। माँ, जो आपका मन करे वही बना लो। ठीक है बेटा, इसमें थोड़ी सी दाल चावल आ जाएंगे, खिचड़ी बना लेती हूँ बेटा। ठीक है माँ, आप बना लो, मैं आती हूँ हाथ मुंह धोकर। इतना कहकर मीनू चली जाती है। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है और दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खा लेती हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मीनू अपने गुब्बारे बेचने के काम के लिए तैयार होती है। सभी गुब्बारे डंडे पर बांधकर रेड लाइट पर गुब्बारे बेचने के लिए चली जाती है। ऐसे ही मीनू रेड लाइट पर अपने गुब्बारे बेचने का काम कर रही होती है। तभी एक छोटी सी बच्ची उसके पास आती है और कहती है, दीदी दीदी, ये गुब्बारा कितने का है? 10 रुपए का है। ओह, पर मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। उस बच्ची का मुंह देखकर मीनू को अपना बचपना याद आ जाता है और मीनू एक गुब्बारा उस बच्ची को देते हुए कहती है, ये लो, तुम ये गुब्बारा रख लो। पर दीदी, मैंने तो आपको पैसे भी नहीं दिए। कोई बात नहीं, तुम मेरी तरफ से ऐसे ही रख लो। थैंक यू सो मच दीदी। कोई बात नहीं। ऐसे ही वो बच्ची गुब्बारा लेकर वहाँ से चली जाती है। दिन गुजर जाते हैं। एक दोपहर जब वो मीनू गुब्बारे बेच रही होती है, तभी वो देखती है कि जिस बच्ची को उस दिन मीनू ने फ्री में गुब्बारा दिया था, वो बच्ची अपनी बॉल का पीछा करते हुए बीच सड़क पर पहुंच जाती है। तभी एक तेज रफ्तार में आ रही गाड़ी से उस बच्ची का एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि मीनू से धक्का देकर दूर कर देती है और कार वाला मीनू को साइड में मार जाता है। इस हादसे में मीनू को छोटी सी चोट भी लग जाती है और उसके गुब्बारों का नुकसान भी हो जाता है। तभी उस बच्चे की माँ अनुपमा आती है और मीनू को उठाते हुए बोलती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम्हें तो चोट लग गई है। आज तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची की जान जाते जाते बची है। मैं तुमको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। अनुपमा मीनू को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और उसकी मलहम पट्टी करवाती है और उससे बोलती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मीनू है। अच्छा, तुम रेड लाइट पर क्या काम कर रही थी बेटा? मामा, दीदी ना गुब्बारे बेचती हैं। उस दिन जो गुब्बारा मेरे पास था ना, इन्हीं दीदी ने दिया था मुझे। जी मालकिन, आपकी बेटी सही कह रही है, मैं गुब्बारे बेचने का ही काम करती हूँ।
पर बेटा अभी तो तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। मालकिन, जिम्मेदारी और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा सकती है। मैं बहुत छोटी थी तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। इस गरीबी में अपना घर चलाने के लिए और पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं मालकिन, इसलिए गुब्बारे बेचने का काम करती हूँ। इससे 2 पैसे कमाकर अपना घर चला लेती हूँ। तुम तो बहुत ही समझदार हो बेटा। चलो मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। इतना कहकर अनुपमा मीनू को उसके घर ले जाती है। मीनू को लगी चोट देखकर संतोष बहुत घबरा जाती है। तभी अनुपमा उन्हें सारी बातें बताती है, जिसके बाद अनुपमा मीनू को कुछ पैसे देते हुए कहती है, ये लो बेटा, पैसे रख लो, आज तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया ना। नहीं नहीं मालकिन, ये क्या कर रही हैं? ये पैसे नहीं चाहिए मुझे। अरे ये आपकी बेटी तो मेरी छोटी बहन जैसी है। ये नुकसान तो हो जाएगा पूरा, पर इसे कुछ हो जाता तो उस नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो पाती। मीनू की बातें सुनकर और उसकी छोटी उम्र में इतना बड़कपन देखकर अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अनुपमा मीनू को गले से लगा लेती है और कहती है, बेटा तुम कितनी समझदार हो। सच में इतनी सी उम्र में तुम इतना सब कुछ झेल रही हो, अपनी माँ की इतनी सेवा कर रही हो। इतनी धूप में जहाँ लोग चलना तक नहीं चाहते, तुम इतना सारा काम कर रही हो धूप में खड़ी रहकर, वो भी थोड़े से पैसों के लिए, अपना पेट भरने के लिए। बेटा मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, आज से तुम गुब्बारे नहीं बेचोगी। ये क्या कह रही हैं मालकिन आप? अगर काम नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेगा हमारा? बात ये है कि मेरे पति विदेश में काम करते हैं, जहाँ पर मेरा बहुत बड़ा घर है और मेरी बच्ची अकेले रहती है। मुझे घर पर काम करने वाली की जरूरत थी। आप मेरे घर पर काम कर लीजिए और मीनू की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगी। आपकी बेटी में बहुत काबिलियत है, इसे पढ़ने का मौका दीजिए। मालकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझ गरीब और मेरी बेटी के बारे में इतना सोचा। आप जैसे नेक दिल वाले लोग कहाँ ही मिलते हैं आजकल। ऐसा कुछ नहीं है, आप बस मेरे साथ जाने की तैयारी कीजिए। अनुपमा की बात सुनकर संतोष और मीनू बहुत खुश हो जाते हैं। अब अनुपमा संतोष के घर काम करती है। साथ ही अनुपमा मीनू को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए उसका दाखिला भी करवा देती है। ऑरेंज कैंडी खाना कैसे रमा की बहू के लिए जान पर बनाता है, ये सुनकर हैरानी तो जरूर हुई होगी, लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं। कविता को ऑरेंज कैंडी खाना इतना ज्यादा पसंद था कि जिसके चलते उसकी जान पर बनाई। चलिए जानते हैं इस कहानी को आगे कि कैसे कविता की इस आदत से उसके जान पर खतरा मंडराने लगा था। रमा और कविता एक रोज मंदिर जाने का प्लान बनाते हैं। ऐसे में रमा और कविता दोनों 2 दिन के सफर के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही रमा और कविता मंदिर पहुंचते हैं, तभी कविता को मंदिर के बाहर एक छोटी सी दुकान दिखाई देती है, जिसमें कैंडी, इमली, चटपटी गोलियां ये सब मिल रहे थे, जिसे देखकर कविता खुशी से अपनी सास रमा से कहती है, माँ जी देखिए, इस दुकान में वो ऑरेंज वाली कैंडी भी मिल रही है जो हमारे समय में स्कूल के बाहर मिला करती थी। बहू, हम मंदिर आए हैं, चल चल कर पहले पूजा करें, फिर तुझे जो लेना होगा वो खरीद लियो। नहीं नहीं माँ जी, मैं अभी 5 कैंडी ही ले लेती हूँ, बाद में खत्म हो गई तो मैं क्या करूँगी। चल ले ले जल्दी, फिर मंदिर चलते हैं। कविता ऑरेंज कैंडी को देखकर खुद को रोक नहीं पाती है और बहुत सारी ऑरेंज कैंडी खरीद लेती है। ऐसे में मंदिर से होकर जब रमा और वो घर के लिए निकलते हैं, वैसे ही कविता बस में खूब सारी ऑरेंज कैंडी खाती है और जब कविता घर पहुंचती है तो अपनी सास रमा को कहती है, माँ जी, मुझे मंदिर घूमने में तो बहुत मजा आया, लेकिन अब मुझे उस ऑरेंज कैंडी की आदत सी हो गई है। लेकिन तूने तो उस ऑरेंज कैंडी के कई पैकेट खरीदे थे। क्या माँ जी, वो तो खत्म हो गए ना। मुझे वो इतने अच्छे लगे कि मैं तो सारा रास्ते में ही खा गई। अब तो यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, पूछ ले बाकी रवि से, वो आएगा तो ऑफिस से आता हुआ लेता आएगा। ये सुनकर कविता जल्दी से अपने पति रवि को कॉल करती है और अपने पति रवि से कहती है, सुनिए जी, आप ऑफिस से आते हुए मेरे लिए ऑरेंज कैंडी ले आना। क्या ले आऊं? ऑरेंज कैंडी? पागल हो क्या? मुझे नहीं पता, आपको मेरे लिए ऑरेंज कैंडी लानी ही होगी। अच्छा, मिलेगी तो लेता आऊंगा। देर शाम रवि ऑफिस से घर आता है और रवि को देखकर कविता रवि से कहती है, जो मैंने मंगाया था वो आप लेकर आए हैं ना? हाँ, ले तो आया हूँ, लेकिन ये क्या तुम्हें बच्चों वाली चीजें खाने का शौक चढ़ा हुआ है? मुझे ये मंदिर जाते वक्त मिला था और जब मैंने इसे खाया ना तो मुझे अब मन हो रहा है फिर से इसे खाने का। तो आप ऑफिस से आते वक्त ले आया करना ना। अब कविता को ऑरेंज कैंडी खाने की इतनी ज्यादा आदत हो गई थी कि वो हर वक्त ऑरेंज कैंडी ही खाती रहती थी। एक रोज कविता खाना बना रही थी,
तभी कविता के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है और अपनी माँ से बात करने के लिए जैसे ही कविता ऑरेंज कैंडी को मुंह से निकालकर चूल्हे पर रखती है, वैसे ही रमा ये देख लेती है और वो उस समय तो कुछ नहीं कहती। लेकिन थोड़ी देर बाद जब कविता रमा को चाय देने जाती है, तभी रमा कविता को ताने देते हुए कहती है, बहू चाय ज्यादा मीठी नहीं कर दी आज तूने। नहीं माँ जी, आप पीकर तो देखो। नहीं नहीं, मुझे लगा जो ऑरेंज कैंडी तू खा रही थी वही तूने इस चाय में डाल दी हो। माँ जी राम राम, कैसी बातें कर रही हैं आप ये। अब मुझे तेरे हाथों के खाने पर विश्वास भी नहीं है, क्या पता उसमें तो ऑरेंज कैंडी खाते हुए डाल दे। इस बात को भी कई दिन बीत जाते हैं। एक हद तक चीजें अच्छी लगती है, लेकिन कविता ने तो ऑरेंज कैंडी खाने को लेकर घर में रोज नया नया ड्रामा शुरू कर दिया था, क्योंकि उसने अब की बार ऑरेंज कैंडी खाते हुए उसे सोफे पर निकाल कर रख दिया था और वो भूल जाती है। और जब रमा उस कैंडी पर बैठ जाती है तो उसे एहसास होता है कि कुछ तो उसके कपड़ों पर लग गया है। ऐसे में जब रमा को पता चलता है कि वो कैंडी पर बैठ गई है तो रमा अपने घर में बहुत बवाल मचाती है। बहू तुझे मैं अब कैसे समझाऊं? अब ऑरेंज कैंडी खाने की तेरी ये आदत तो अच्छी थी, लेकिन अब तो इन कैंडी को खा खा कर कहीं भी उगल देती है। माँ जी वो तो गलती से हो गया है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अब तेरे मुंह से कैंडी भी गलती से निकल रही है, कहीं भी पड़ी मिलती है, ये कहना चाहती है तू? नहीं माँ जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी इन सब चीजों का। रमा अपनी बहू के ऑरेंज कैंडी खाने की आदतों से परेशान हो चुकी थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो अपनी बहू को समझा तो देती है, लेकिन उसकी बहू को इतनी जल्दी कहाँ समझ में आने वाला था। वो फिर कहीं ना कहीं से मांग कर ऑरेंज कैंडी खा ही लिया करती। एक दिन कविता कैंडी खाकर रमा के बिस्तर पर रख देती है, जिससे वहाँ चींटियां लग जाती है। सोते वक्त वो चींटियां रमा के चेहरे पर काट लेती है, जिससे उसका चेहरा सूज जाता है। एक रोज कविता के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है, तो वो कविता को देखकर कहती है, बहू तेरी सास कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? मुझे कल से ही नहीं दिख रही है। अरे आंटी जी, वो तो रही सोफे पर बैठी हुई। ये रमा को क्या हुआ? इसका चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों है? क्या बताऊं विमला, मेरी बहू के ये सारे कारनामे हैं। इसने ही ऑरेंज कैंडी खाकर मेरे बिस्तर पर रख दिया होगा। वहाँ पर चींटी लग गई, लाल वाली, और जैसे ही मैं सोने गई सारी चींटियों ने मुझ पर हमला कर दिया। राम राम, देख तो कितने दाने, और मुंह भी कैसे सूज गया है तेरा रमा। मुझे याद नहीं रहा कैसे और कब माँ जी के बिस्तर पर मैंने ये कैंडी रख दी। हाँ हाँ, तुझे तो बस खाना ही याद रहता है, तू कहाँ कुछ करती है। अब तो इस ऑरेंज कैंडी के भी हाथ पैर हो गए हैं, निकल जाते होंगे तेरे मुंह से और बिस्तर पर आ जाते होंगे। बहू ये तो तू गलत ही कर रही है। जैसे को तैसा, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, और ऐसा ही कुछ कविता के साथ भी होने वाला था। उसकी ऑरेंज कैंडी खाने की आदत तो उसकी ही जान पर बनने वाली थी। एक रोज कविता ऑरेंज कैंडी खाने के लिए पैकेट को खोलती है और उसमें से 2 कैंडी निकालकर खाने लगती है, लेकिन जैसे ही कविता उन्हें मुंह में डालती है, वैसे ही रमा की आवाज आती है, बहू कहाँ है तू? कोई आया है गेट पर, जाकर देख, या बच्चे शरारत कर रहे हैं, कोई तो होगा ही। अपनी सास की आवाज सुनकर जैसे ही कविता आई माँ जी ऐसा बोलने वाली होती है, तभी वो ऑरेंज कैंडी कविता के गले में फंस जाती है। कविता अपनी सास के पास जाकर गले में कुछ फंसे होने का इशारा करती है। तभी उसकी सास रमा ये देखकर अपनी बहू से कहती है, हे भगवान, ये क्या हुआ मेरी बहू को? कहीं से मिर्गी के दौरे तो नहीं पड़ रहे? क्या हुआ बहू, कुछ तो बोल। तभी कविता अपने गले की ओर इशारा करती है और ये देखकर रमा अपनी बहू से कहती है, बहू बोलना, इसकी तो आवाज चली गई, क्या हो गया इसे? कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर मैं क्या करूं? अभी भी कविता अपनी सास को समझाने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन वो नहीं समझ पाती है। लेकिन अब की बार कविता अपनी सास को इशारों में कहती है कि वो उसकी पीठ पर मुक्का मारे, और जैसे ही रमा ये समझकर कविता की पीठ पर मुक्का मारती है, वैसे ही कविता के गले में फंसी वो कैंडी निकल जाती है। और ये देखकर रमा भी अपनी बहू से कहती है, बहू तुझे ऐसा कहना था ना कि तेरे गले में कैंडी फंसी हुई है। माँ जी, मैं कब से तो इशारे किए जा रही थी, पर आप हैं कि समझने को तैयार ही नहीं थी। मुझे तो लगा एक पल को कि तुझे मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। माँ जी, आप तो अच्छे खासे लोगों को भी पागल बना देती हैं। रमा जब ये सुनती है कि उसकी बहू के गले में कैंडी फंसी थी, तो वो अपनी बहू कविता को समझाती है और कविता से कहती है, बहू अब ये कैंडी खाना तू कब छोड़ेगी? ऐसे किसी दिन तेरी जान भी जा सकती है। ना माँ जी ना,
अब मैं इस ऑरेंज कैंडी को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। इसकी जगह ऑरेंज जूस पी लिया कर, मन बहल जाएगा। ये सब बेकार चीजें होती है, आज तो तेरी जान पर ही बनाई थी। इस तरह कविता की अब जान पर बनाती है। तब जाकर वो ऑरेंज कैंडी खाना छोड़ती है और उसके बाद से वो कभी ऑरेंज कैंडी को हाथ तक नहीं लगाती और उसकी सास की भी परेशानी खत्म हो जाती है। रोशनी की शादी को करीब 1 महीना ही हुआ था, लेकिन इन दिनों में कांता अपनी बहू से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि रोशनी को कुछ बनाना नहीं आता था सिवाय मैगी के। अब एक रोज कांता खाना बनाने के बाद अपनी बहू रोशनी को कहती है, बहू खाना बना दिया है, अब किचन का काम कर ले, मैं थोड़े समय के लिए बाहर जा रही हूँ। ठीक है माँ जी, अभी झाड़ू लगाकर कपड़े और बर्तन भी कर देती हूँ। इतना कहने के बाद ही रोशनी अपने काम में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ कांता विमला से मिलने उसके घर जाती है। विमला भी कांता को देखकर कांता से कहती है, अरे कांता, ओहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारी। क्या बात है, बड़े दिनों बाद दिखी है। बहू क्या आई, तू तो मेरे घर का रास्ता ही भूल बैठी। अरे क्या बताऊं विमला बहन, लोग कहते हैं बहू बेटी से घर को सुख मिलता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। जब से मेरी बहू आई है तब से तो और काम हो गया है। क्यों, क्या हुआ कांता? तेरी बहू काम काज नहीं करती है क्या कोई? खाना ही नहीं बनाना आता उसे। क्या बताऊं मैं तुझे, सुबह शाम खाना बनाती हूँ, तब जाकर वो कोई दूसरा काम करती है। बहुत बुरा लगा कांता सुनकर कि अब इस उम्र में भी तुझे घर का काम करना पड़ रहा है। रोशनी को खाना बनाना नहीं आता था, सिर्फ वो मैगी बनाना ही जानती थी, वो भी स्पेशल वाली मैगी। अब कांता और विमला काफी समय एक दूसरे से बात करने के बाद कांता के घर आते हैं और विमला ये देखकर हैरान थी कि उसके सामने ही कांता की बहू बैठी थी, लेकिन वो कुछ अजीब सा खा रही थी। राम राम कांता, ये क्या खा रही है तेरी बहू? कहीं ये चाइना रहकर तो नहीं आई है ना? सांप केचुआ क्या खा रही है? हे भगवान, इस औरत ने मेरे पूरे घर को अशुद्ध कर दिया। अरे माँ जी, आप ये क्या बोले जा रही हैं? सांप केचुआ? कांता बता इसे ये क्या खा रही है और मुझे कह रही है मैं क्या बोल रही हूँ। बहू, हम तेरी ये अजीब सी चीज की बात कर रहे हैं, ये तू क्या खा रही है? मुझसे तो देखी भी नहीं जा रही है। माँ जी, आप लोग कहीं मेरी मैगी की बात तो नहीं कर रहे? मैगी? मैगी? हाँ हाँ मैगी, ये मैगी है, इसे ब्लैक नूडल्स कहते हैं मम्मी जी। ये सुनने के बाद ही विमला अपने सर को पीटते हुए कहती है, ना जाने आज के बच्चे क्या खाते हैं, और आज से पहले तो मैंने ऐसी मैगी देखी ही नहीं है। हाँ, मैंने भी अब तक पीली मैगी ही देखी थी, लेकिन ये काली मैगी? बहू, ये बनती कैसे है? माँ जी, जैसे छोले बनते हैं ना, वैसे ही ये भी बनाए जाते हैं। मैंने चाय पत्ती की पोटली मैगी के उबलते हुए पानी में रखकर। अरे बहू, उसमें कैसा स्वाद? उसमें तो मैगी और भी कड़वी हो गई होगी। आंटी, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। किसी को सिंपल मैगी अच्छी लगती है तो किसी को मसाले वाली, और मुझे काली मैगी अच्छी लगती है। काली मैगी देखकर विमला और कांता को बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन वो दोनों बस रोशनी को मैगी खाते देख रहे थे। हालांकि विमला को भी मैगी बहुत पसंद थी, लेकिन वो रोशनी को खाते देखकर कांता से कहती है, कांता, मैं तो 2 टाइम मैगी खाती हूँ, अब तो मुंह को भी ना लगाई जाएगी मेरे से मैगी। एक रोज कांता अपनी बहू को लेकर अपनी बड़ी बहन के घर जाती है, जहाँ जाकर कांता की बहन महिमा कांता से कहती है, कांता, चाय पानी क्या लेगी? अब आई है तो खाना खाकर ही जाइयो। अरे दीदी, खा पी कर निकले थे और तेरा तो हाथ भी टूटा हुआ है, कैसे क्या करेगी? अरे कांता, इस हालत में भी मैं घर का काम काज करती हूँ। और बहू, कैसी है तू? तुझसे तो मैं कुछ पूछना ही भूल गई, तू कुछ खाएगी? ब्लैक मैगी मिल जाती तो मौसी जी, भूख लग रही थी। कौन सी मैगी? काली मैगी? ये कैसी मैगी होती है बहू? ये सब नहीं बनाना आता मुझे, अगर तुझे आता है तो देख ले, बना ला। इतना सुनाने भर की देरी थी और रोशनी महिमा के किचन में जाकर 20 मिनट बाद ही काली मैगी बना कर लाती है और अब उस मैगी को कटोरे में लेकर रोशनी हॉल में आती है। बहू, बना लाई काली मैगी? जरा मैं भी देखूं कैसी बनी है। ये देखो माँ जी, बड़ी ही टेस्टी बनी है। राम राम, ये तो केंचुए की तरह लग रही है। बहू, तुझे घिन नहीं आ रही? माँ जी, बस इसका कलर ही तो अलग है, बाकी तो टेस्ट वैसा ही होता है। अब रोशनी देर शाम अपनी सास के साथ घर आती है और घर आते ही कांता अपनी बहू से कहती है, बहू, तू तो कहीं भी ले जाने के लायक ही नहीं है। क्या जरूरत थी वहाँ दीदी से ये कहने की तुझे काली मैगी खानी है? माँ जी, उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया।
क्योंकि आप ही तो कहती हैं बड़ों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हाँ बहू, मेरा और कहना तो तेरे दिमाग में जाता ही नहीं है, लेकिन ये जरूर चला गया। अब तुझसे कोई क्या ही बहस करे। कांता अपनी बहू की काली मैगी खाने की आदत से परेशान थी। वो ना चाहकर भी अपनी बहू को कुछ बोल भी नहीं पाती थी, क्योंकि वो अपनी आदतों से बाज आने वाली नहीं थी। एक रोज कांता अपनी बहू को साथ में हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां कांता तो हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने के लिए चली जाती है और उसे काफी समय हो जाता है। तब तक इधर रोशनी अपने घर से बनाई हुई मैगी खोलकर हॉस्पिटल के पार्क में बैठकर खाने लगती है। बेचारी, कपड़े तो अच्छे भले पहने हैं, लेकिन ना जाने क्या खा रही है। ये लो 20 रुपए, कुछ खा लेना। ये मुझे 20 रुपए क्यों देकर गया? क्या मैं इसे भिखारी लग रही हूँ? देखो तो, शहर के लोग केचवा खा रहे हैं, जरूर चाइना की होगी। ए बेटी, नाम क्या है तुम्हारा? और तुम इन कीड़े मकोड़ों को क्यों खा रही हो? हम तुम्हें खाना देते हैं, रुको तुम। अरे अम्मा, क्या कर रही हो? मुझे नहीं चाहिए आपका खाना। और आपको मेरा मतलब भिखारी लग रही हूँ या पागल लग रही हूँ? बाप रे बाप, बात तो अच्छे से कर रही है और कपड़े भी अच्छे ही का। खाना नहीं ले रही है तो 10 रुपया ही दे देते हैं। ये लो बेटिया, और खुश रहो। अरे अम्मा, आप तो मेरे गले ही पड़ गई हैं। मैंने कहा ना मैं पागल नहीं हूँ। अरे बेटिया, हम चलते हैं, ना जाने क्या बोल रही हो। इतना बोलकर वो औरत भी रोशनी को 10 रुपए देकर चली जाती है। अब रोशनी अपनी मैगी पर ध्यान देती है और उसे खा ही रही होती है कि तभी एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से कहती है, मम्मा देखो ना, वो आंटी क्या खा रही है, कितनी गंदी सी चीज खा रही है। अरे बेटा, कोई नहीं, पागल औरत होगी। चलो जल्दी, वरना डॉक्टर चले जाएंगे। एक्सक्यूज मी, मैं पागल हूँ? आपको किसने कहा? अरे आप तो बिना बात गले पड़ रही हैं। जाइए, मुझे आपके मुंह नहीं लगना। बड़ी आई मुझे पागल बोलने वाली। शक्ल से खुद तो मेंटल हॉस्पिटल के टॉयलेट साफ करने वाली लगती है। अब रोशनी और उस औरत में बहुत लड़ाई होने लगती है और कुछ समय बाद ही कांता भी हॉस्पिटल से आ जाती है और वो रोशनी को लड़ते हुए देखकर उनकी लड़ाई सुलझवाती है। और अब औरत जाते जाते रोशनी को कहती है, क्या पागल औरत है, बिना बात लड़ने आ गई? बताओ, मेरी बच्ची ने सिर्फ यही तो कहा था कि वो आंटी कुछ गंदी सी चीज खा रही है। इसका मतलब बहू, तूने यहाँ वही काली मैगी खाई? माँ जी, मुझे भूख लगी थी तो क्या करती, और आप भी तो 2 घंटे से यहाँ अंदर हैं। हाँ हाँ बहू, अब तक तो तेरा पेट भूख से कहीं भाग जाता है ना। सब्र नाम की चीज ही नहीं है तुझ में। माँ जी, आप अभी भी मुझे ही सुना रही हैं। पहले तो लोगों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। तेरी हरकतें ही ऐसी है, जिस वजह से तू खुद का दिमाग खुद ही खराब करती है, साथ में दूसरों का भी करती है। काली मैगी की वजह से रोशनी का खूब मजाक बन चुका था, लेकिन अब वहीं गांव की औरतें रोशनी को कांता के साथ देखकर कांता से कहती हैं, क्या आप इसकी माँ हैं? हमें तो मालूम ही नहीं था। हम तो इसको पागल समझ के 10 रुपए भी दे दिए ताकि ये केचुआ ना खाए, लेकिन ये अब भी पैसा लेके घूम रही है। लाओ दो हमको, ये हमारे काम आएगा। बहू, तो कितनी भीख मिली तुझे? माँ जी, वो ये काली अब से नहीं खाऊंगी। अब इस इंसिडेंट के बाद ही रोशनी की ये काली मैगी खाने की आदत जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।